नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। खबर गाजियाबाद से, जहां सुबह से ही राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिली। क्या कुछ है ये पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर 4 लेन की जो है बैरिकेटिंग कर दी चुकी है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से होते संभल जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे, पर जो है यूपी पुलिस ने और यूपी पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी का जो काफिला और प्रियंका गांधी का वो वहाँ पे है और तमाम जो है अधिकारी से बातचीत चल रही है और उनको समझाया कि अभी जब 10 तारीख से पहले आपको जो है वहाँ जो धारा लगी हुई इसके ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जो है जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और दूर दूर तक जो है चारों तरफ में जाम लगा हुआ है। बच्चे बूढ़े सुबह से जो लोग ऑफिस और जो अपने कहीं फंक्शन, जैसे आपको पता है शादी का फंक्शन, वो सब फंसे हुए हैं, बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो है सुबह से जो है यहाँ आप देख सकते हैं भीड़। अब देखने होगा कि राहुल गांधी को जो है संभल जाने दिया जाएगा नहीं जाने जाएगा। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन आकाश के साथ, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। वही संभल हिंसा मामले में सियासी उठापटक के बीच अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है, लेकिन क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मामले को लेकर सियासी हलचल के बीच एनआईए की भी एंट्री हो गई है। संभल में विदेशी कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। अब एनआईए इस मामले की पूरी जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि संभल हिंसा में कहीं आतंकी संगठन का तो हाथ नहीं है। दरअसल जिस तरह से संभल हिंसा मामले को लेकर सियासी पारा हाई है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ितों से नाइंसाफी की बात कह रहे हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी संभल जाने की जिद किया था। रास्ते में ही उन्हें रोककर वापस भेज दिया गया और वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाला पहलू यह है कि संभल में विदेशी कारतूस मिले हैं, उसमें अमेरिकन और पाकिस्तानी कारतूस मिलने से कहीं न कहीं हड़कंप भी मच गया है। एसपी संभल का दावा है कि जिस तरह से यहाँ पर विदेशी कारतूस मिले हैं, इससे कहीं न कहीं जो है यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस हिंसा में कहीं आतंकी संगठन का तो हाथ नहीं है। फिलहाल अब इस मामले की एनआईए जांच करेगी और जो दावा किया जा रहा है इसकी पुष्टि करेगी। फिलहाल अब यह मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां राजनेता और नेता तमाम तरह के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संभल की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासनिक दावे भी कई हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में संभल क्या संभल पाएगा या यूं ही सियासी तूफान मचा रहेगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। शिरोमणि अकाली के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। किसने किया यह हमला और क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। हुई एक बड़ी घटना में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कोशिश की गई। हमले की कोशिश उस दौरान हुई जब सुखबीर सिंह बादल को मिली धार्मिक सजा के तहत स्वर्ण मंदिर में गार्ड की ड्यूटी निभा रहे थे। जिस शख्स ने सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की उसका नाम नारायण सिंह चोड़ा है। नारायण सिंह सुबह के वक्त स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल के पास पहुंचे और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया, लेकिन बादल बाल बाल बच गए। तभी वहां मौजूदा सेवादार और पुलिस के जवानों ने हमलावर को पकड़ लिया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक शख्स जिसका आपराधिक इतिहास है वह हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गया। इससे बड़ी बात यह है कि सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने बेहद ही बड़े मामले में सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई थी। इस सजा के तहत ही सुखबीर सिंह बादल इन दोनों स्वर्ण मंदिर में या दरबार सिंह में सेवा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आगरा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जिशान अहमद। में हो रहे हिंदू व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर आज जनपद आगरा में सनातन चेतना मंच की ओर से आज एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन व भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी भी वहां उपस्थित रहे। वहीं साफ तौर से हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि जिस तरीके से हिंदू संत की वहां पर गिरफ्तारी की गई है, उन्होंने वहां आवाज उठाई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरीके की भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि उनकी रिहाई कराई जाए। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश सरकार के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको लेकर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही भारत सरकार अपना कड़ा रुख अपनाए और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर सुल्तानपुर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में साक्ष्य को प्रस्तुत करने के मामले में सुनवाई हुई। क्या कुछ है ये पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। कर्नाटक विधानसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आपको बता दें 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी उपस्थित हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। आपको बता दें इसका संज्ञान लेते हुए माननीय कोर्ट ने विपक्षी वकील को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए डेट दिया था, जिसकी जिरह लगातार चल रही है। आपको बता दें पिछली डेट 23 नवंबर लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट में वैकेंट होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी और आगामी डेट 4 दिसंबर लगा दी गई थी, जो कि आज का दिन है। लेकिन आज भी विपक्षी वकील काशी प्रसाद शुक्ला की तबीयत खराब होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी, लिहाजा कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी डेट 16 दिसंबर लगा दी है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा के साथ में शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां गार्डन चौक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में हिंदू रक्षा मंच के द्वारा आक्रोशित रैली और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज भारत के सनातन धर्म के हिंदू संगठन के लोग में बहुत ही ज्यादा रोष है। आज यहाँ पर आक्रोश रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बता दें कि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तब से लगातार हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है और यहाँ पर एस्कॉन के जो चिन्मय में जो कृष्णदेव दास जी थे, उनको आतंकवादी संगठन बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया। लगातार वहाँ पर धर्म जिहादी लोग के द्वारा वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसी बात को लेकर कल यहाँ पर आक्रोश रैली निकली गई, जहाँ पर सनातन धर्म के सभी लोग इकट्ठा हुए गार्डन चौक पे और सभी ने एक स्वर में कहा कि इस प्रकार का हिंदुओं का जो अत्याचार होगा उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि शंकराचार्य सदन महोदय उन्होंने भी कहा था कि बांग्लादेश का निर्माण भारत के द्वारा हुआ है और बांग्लादेश को जब भी बनाने में या उनके विकास में या उसको स्थिर करने में जो भारत ने भूमिका निभाई है वो बांग्लादेश को सोचना चाहिए। और यही एक बात उन्होंने बताया कि यदि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिम लोग भी कई देशों में अल्पसंख्यक है, तो ऐसे में पूरे देश का माहौल बिगड़ेगा और इस पे सरकार को और राष्ट्रीय मानवाधिकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार की जो कोई भी सरकार किसी भी अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार कर रही है उन पर सख्त से कार्रवाई करना चाहिए, मानवाधिकार को भी करना चाहिए। वहीं सभी हिंदू संगठन के लोगों ने भारत के राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है कि जो अत्याचार वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेकर कल ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम से। हिंदू संगठन के सभी संगठन के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देकर तत्काल बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैं इंडिया वॉइस के लिए बड़ौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। वहीं खबर हमीरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हमीरपुर जिले के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद जी की
130 जन्मोत्सव के अवसर पर राठ पहुंचे और यहां पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। हमीरपुर का ये दौरा केशव प्रसाद मौर्य का बेहद अहम दौरा भी रहा और विकास के कार्यों को लेकर भी वो आलाधिकारियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। तो वही खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्यों, वजह क्या है गिरफ्तारी की, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। संभल हिंसा को लेकर राहुल गांधी संभल जा रहे थे, उसी दौरान बुलंदशहर में भी जो कांग्रेस नेता है उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। आपको बता दूं, बुलंदशहर भी संभल जाने का एक रास्ता है, जिसको लेकर बुलंदशहर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। वहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर ना पहुंचे, राहुल गांधी के काफिले में शामिल ना हो, जिसको लेकर बुलंदशहर के नगर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं साथ ही साथ जो बुलंदशहर की सीमा है, जैसे नरोरा या नुकशहर हो या नोएडा से जुड़ी या गाजियाबाद से जुड़ी जितनी भी सीमा है, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गई और पुलिस का पहरा वहां रहा, क्योंकि लगातार जो गाड़ी आने वाली दिल्ली गाजियाबाद से है उसको चेक किया जा रहा था, किसी तरह से जो राहुल गांधी हैं वो संभल ना जा सकें। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। तो खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। लेकिन क्यों, वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। प्रदेश में पंचायत चुनाव देरी होने के बाद प्रशासक करने के निर्णय के बाद सियासत और गर्म होने लगी है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कामकाज देने के बाद ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, उन्होंने भी उन्हें प्रशासक बनाने की मांग सरकार से की है। देर रात पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, आज सचिव पंचायती राज से मुलाकात की और मांग करी है कि जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया, उसी तर्ज पर उन्हें भी पंचायतों में, ब्लॉक में प्रशासक बनाने का काम किया जाए, ताकि जो काम है, विकास के जो अधूरे काम है वो पूरे यहाँ पे किए जा सके। और उसी को देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत राज विभाग के जो सचिव है उन्होंने निर्देश दिए हैं, 3 सदस्य कमेटी का गठन दिया है। सोमवार तक उस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो पंचायतों की जो रणनीति थी, पंचायत चुनाव को लेकर जो संकट में थी, वो भी अपडेट हो गई है। अभी ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो कमेटी है वो अपना निर्णय यहाँ पर देखिए, सरकार को और शासन को किस प्रकार से अगला निर्णय यहाँ पर लेना है। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। खबरों में बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब क्या कुछ है अपडेट मौसम को लेकर, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे नगर निगम भी अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिएगा कि सर्दी से बचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में 1.35 करोड़ का जो बजट जारी किया है, जिससे कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को बचाने के लिए किया गया है। और वहीं अब नगर निगम भी कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से तमाम जो इस तरह के जो व्यस्तम जगह है वहाँ पर अलाव जलाने के लिए लकड़ी का प्रबंध किया जा रहा है। उसके साथ ही जो रेन बसेर है उनको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि जो सड़क किनारे बसे लोग हैं या फिर कहा जाए कि जो पर्यटक है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटक नगरी कहा जाता है और यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं और उनको सर्दी से कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजाम नगर निगम के द्वारा पुख्ता किए जाते हैं। वहीं देखिएगा कि रेन बसेरों में भी इस तरह के रुकने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम के अधिकारी भी कहीं ना कहीं कमर कस चुके हैं और लगातार जो इस तरह के रेन बसेरे हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम रेन बसेरों में जो बिस्तर की व्यवस्था है या साफ सफाई की व्यवस्था है, उसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं जो व्यस्तम जगह है, यदि हम राजधानी देहरादून की बात करें तो आईसीबीटी हुआ या फिर आपका कारगी चौक का चौक हुआ या फिर रेलवे स्टेशन हुआ, इस जगह पर कहीं ना कहीं जो अलाव का प्रबंध है वो भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, ताकि इस सर्दी में कोई भी इस तरह की मौत ना हो और कोई भी सर्दी से परेशान होता हुआ नजर ना आए। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। खबर गाजीपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। लेकिन क्यों, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। तिलक से लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, मचा हड़कंप। खबर गाजीपुर जिले से है, थाना सुहबल का ये मामला था, जहां सुहबल बड़ौरा के बीच
मोटरसाइकिल से युवक अपने घर जा रहा था। उसी समय बदमाश 3 थे जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, वो उसके पैर में गोली चला देते हैं। उसके बाद वो लहूलुहान होकर वहीं पर गिर जाता है और दर्द से बिलखने लगता है। उसके बाद 112 पे सूचना दी जाती है। आनन फानन में फिर थाना सोहबल की पूरी टीम जाती है, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन जब उस पर फायरिंग की जाती है, वो गोली उसके पैर में लगती है। उसके बाद वहां पर पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया। बदमाश रात के अंधेरे में 6 राउंड फायरिंग करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने गोली चलाई, उसी समय उसकी बाइक वहीं पर थी और बाइक की चाबी को निकाल लिया गया। बदमाश अपनी बाइक को वहीं पे छोड़ के भाग गया। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया, जो बाइक थाना सोहबल में रखी गई है। लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि रात के अंधेरे में बदमाशों ने जिस तरीके से ये हरकत की है, पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया है। लड़के को गाजीपुर से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। आखिर कब होगा इस घटना का पर्दाफाश? सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही मालगाड़ी से धुएं का गुब्बार देखकर हड़कंप मच गया। कैसे लगी आग, क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही मालगाड़ी में धुएं का गुबार देख मचा हड़कंप। फायर विभाग को दी गई सूचना। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात से निकले दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग का है, जहां पर कानपुर की ओर से इटावा जा रही एक मालगाड़ी के एक वैगन में धुएं का गुबार देखा गया, जिसके बाद अंबियापुर स्टेशन मास्टर ने अगले स्टेशन में सूचना दी और आनन फानन में ट्रेन को झिंझक रेलवे स्टेशन पर खड़ा कराया गया। वहां पहले से मौजूद फायर विभाग के कर्मचारियों ने बोगी की शिनाख्त की और उस बोगी में चढ़ने के बाद पानी का छिड़काव किया गया। घंटों तक यह मालगाड़ी खड़ी रही। जब धुएं का गुबार शांत हुआ, तब उसे आगे की ओर रवाना किया गया। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। तो वही खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के एक युवक को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में सऊदी अरब की क्रिमिनल कोर्ट मक्का ने मौत की सजा सुनाई है। लेकिन क्यों, क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। मेरठ के जैद को मक्का कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। आपको बता दें, पूरा मामला मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर 2018 में वहां से युवक मक्का पहुंचा था और उसने वहां पर ड्राइविंग की नौकरी की थी, जिसके चलते उसको मादक पदार्थ जैसी तस्करी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अब कोर्ट ने उसको मौत की सजा के आदेश भी पारित करे हैं, जिसमें अब मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा को एक नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसके परिवार वाले अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं। हालांकि परिवार वालों का ये नोटिस लेने के बाद बुरा हाल हो चुका है। अफरा तफरी का माहौल आसपास में मच चुका है और उसी का भाई दिल्ली के लिए रवाना भी हो गया है। कहा जा सकता है कि 7 भाई हैं, जिसमें एक भाई जैद वहां पर नौकरी कर रहा था ड्राइविंग की, जिसके चलते उसको मादक पदार्थ तस्करी मामले में अब मौत की सजा सुनाई गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर कौशाम्बी से है, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज को डेंगू का डर दिखाकर नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया। क्या कुछ है ये पूरी खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इंतजार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी में फीवर से पीड़ित पेशेंट को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया है। मंजनपुर के आकांक्षा पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर मनोज यादव पर आरोप है कि उसने बुखार से पीड़ित पेशेंट के पास शंकर त्रिपाठी को डेंगू मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती कर लिया और नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दिया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजनों ने मरीज को प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। मामला मंजनपुर मुख्यालय स्थित आकांक्षा। वही खबर वाराणसी से, जहां बेहतर सुरक्षा के बीच आज पूरे देश में यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें लखनऊ डिवीजन के 21,000 कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। वाराणसी रेलवे के ट्रेड यूनियन का चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 3 दिवसीय चलने वाले इस प्रक्रिया में आज 4 दिसंबर को पहले दिन मतदान के क्रम जारी हैं। मतदान हो रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। 5 ट्रेड यूनियन के 5 यूनियन के ट्रेड यूनियन हैं, जिनके द्वारा मतदान में हिस्सा लेना है। वाराणसी में 3 दिनों 4, 5, 6 3 दिनों तक ये मतदान होने हैं। इस हम बूथ पे खड़े हैं। इस बूथ पे लगभग 700 मतदान वोटर्स हैं और 700 वोटरों के द्वारा जो है
परिणाम जो है 12 तारीख को लखनऊ में घोषित होंगे और 5 ट्रेड यूनियन जो है इसमें हिस्सेदार हैं, भागीदारी लिए हुए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए खबर मैनपुरी से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। प्रशासन पुलिस जो है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सभी जनपदों में अवरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में आरएसएस की ओर से एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और युवा और बुजुर्ग सहित सभी लोग एकजुट होते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है और चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, उन पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस पर वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उसके आधार पर ही आने वाले समय के लिए बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं हो रही है और जिस तरीके। खबर मेरठ से, जहां थाना सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर बाजार में हुई 2 लूट की घटनाओं का खुलासा किया। क्या कुछ खुलासा किया पुलिस ने, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। लोगों ने मेरठ थाना सदर बाजार पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। आपको बता दें, थाना सदर बाजार पुलिस ने लूट का खुलासा किया है, जिसमें आरोपी ने 2 लूटों को अंजाम दिया था। जिसमें पहली लूट थाना सदर बाजार क्षेत्र के रजबन में हुई थी, वहां पर महिला के कुंडल लूटे गए थे। दूसरी लूट फुहारा चौक पर हुई थी, जिसमें वहां पर भी महिला के कुंडल लूटे, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसमें पुलिस ने लुटेरे के साथ साथ एक व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें लुटेरा व्यापारी को सस्ते दामों में लूटे हुए कुंडल बेचता था। वही खबर वाराणसी से है, जहां यूपी कॉलेज के वक्फ बोर्ड के दावे का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। अब क्या कुछ है नया अपडेट, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड के विरोध का तुल अन्य विश्वविद्यालयों में भी पकड़ने लगा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने इस मामले को लेकर के कड़ा विरोध प्रदर्शन आज किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका है, आक्रोश व्यक्त किया है। वक्फ बोर्ड को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। वक्फ बोर्ड के इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।